सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे कैलकुलस मेथड से। आपको पता है गति के 3 समीकरण हैं जिसे आप न्यूटन के गति के समीकरण कहते हैं, क्योंकि इनको देने वाले थे महान भौतिक शास्त्री सर आइजक न्यूटन। तो चलिए पहले उन तीनों समीकरणों को लिख लेते हैं जिसको आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि गति के 3 समीकरण है। बच्चा याद है कि भूल गए? गति के 3 समीकरण है। पहला कौन सा बताइए? नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ऐसा होता है कि नहीं? ये गलत तो नहीं है ना? ये सही है कि नहीं बताइए? सही है कि नहीं? v इज इक्वल टू u प्लस AT। मेरे साथ रिपीट करिए, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये है गति का पहला समीकरण, नाम भी उसका वही है, गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस AT। गति का दूसरा समीकरण क्या होगा बच्चा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण क्या है बच्चा बताइए? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यह है गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। क्लास 9 में आपने इन तीनों समीकरणों को पढ़ा है और इसकी व्युत्पत्ति की थी ग्राफीय विधि से। ग्राफिकल मेथड आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप क्लास 11 में आ गए हैं। अब आपको यहां पर कैलकुलस मेथड यूज करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। मैथमेटिकल टूल्स के 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। पहले पार्ट में मैथमेटिकल टूल्स में के पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल टूल्स का जो सेकंड लेक्चर था, जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको बताया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, और आपको सिखाया गया है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स नहीं देखा है, अगर आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते हो, तो रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आगे खतरा है, आगे बहुत खौफ होगा, खौफ मिलेगा आपको। पहले आप पढ़िए, बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आप नहीं बढ़ पाओगे। अरे यार, करना कैसे है? कैलकुलस मेथड से ही करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही यूज करना है। और ये आता है आपके एग्जाम, स्कूल का जो एग्जाम होगा, आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण या गति का द्वितीय समीकरण या गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति करिए, समाकलन विधि से करिए, कैलकुलस मेथड से करिए। और आपको तो पता ही नहीं है, इधर तो बच्चे को तो यही नहीं पता है कि समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है। इसीलिए आपको पहले पढ़ाया है और स्टार्ट यहीं से किया है कि अगर फिजिक्स एक भावना है तो उस भावना को व्यक्त करने की भाषा है मैथमेटिक्स। उस अगर फीलिंग को एक्सप्रेस करना है तो उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा है गणित। और इसीलिए आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आपको नहीं है आइडिया, आप जाओ, बहुत बेसिक से समझाया है। अरे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। जाओ पहले समझो, चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अब वापस आ जाओ, समझ लिया तो अब आ जाइए वापस। तो अब देखिए गति के 3 समीकरण है भाई, गति के 3 समीकरण है बालक। पहला समीकरण कौन सा है? v इज इक्वल टू u प्लस AT। बालिकाएं बुरा ना माने, उनका भी संबोधन किया जाएगा। पहला समीकरण कौन सा है? v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकंड कौन सा है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर चिन्हों के मतलब क्या है? v क्या, पहले u से स्टार्ट करते हैं। चलो, u क्या दिखाता है भाई? U दिखाता है प्रारंभिक वेग को। किसको दिखाता है बालक? प्रारंभिक वेग को। U तो हो गया। V किसको दिखाता है बच्चा? अंतिम वेग को, अंतिम वेग को। A क्या है बच्चा? एक त्वरण है। और याद रखिएगा, ये गति के तीनों समीकरण
एक समान त्वरित गति के लिए हैं। एक समान गति की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक समान त्वरित गति, जहां पर कांस्टेंट रहेगा त्वरण, जहां पे त्वरण नियत रहेगा। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, टी तो समय है, आपको मालूम ही है। एस क्या है? एस है विस्थापन, एस है विस्थापन। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ नाम भी दिए गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये गति का पहला समीकरण है, ये गति का द्वितीय समीकरण है और ये गति का तृतीय समीकरण है। और बहुत अच्छे से समझिए आप इन समीकरणों की व्युत्पत्ति को। इस लेक्चर में हम लोग इनको डिराइव करने वाले हैं, इनकी व्युत्पत्ति करने वाले हैं, लेकिन अगले लेक्चर्स में हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यार, कई बच्चे हैं यहाँ पर, बालक हो या बालिका हो, उनको थ्योरी से डर नहीं लगता साहेब, न्यूमेरिकल से लगता है। न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको आदत है याद करने की, रट्टा मार के जाने की, इसीलिए उनको डर लगता है। नहीं तो न्यूमेरिकल में रखा क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले याद हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर न्यूमेरिकल तो आसानी से बनता है। हालांकि न्यूमेरिकल ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू थ्योरी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। गति का पहला समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, ये देखिए ये किस में संबंध दिखा रहा है? ए तो कांस्टेंट है, त्वरण तो नियत है, वो तो बदलेगा नहीं। समय किसी भी सुंदर मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, समय परिवर्तित होगा। और ये जो प्रारंभिक वेग है सो तो है ही है, जहां से आप स्टार्ट कर दिए वो तो नहीं बदलने वाला। अब प्रारंभिक वेग नियत रहेगा। अब समय के साथ क्या बदल रहा है? वेग, अंतिम वेग बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं वेग समय संबंध। वेग और समय का संबंध है बच्चा, ये वेग और समय का संबंध, और बिल्कुल जायज है। अरे न्यूटन ने दिया है भाई, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है ये वेग समय संबंध। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसमें है? स्थिति समय संबंध। स्थिति समय याद रखिएगा, स्थिति समय संबंध। हो सकता है वो आपको ऐसे ही लिख के दे दें कि इसकी व्युत्पत्ति करिए, इसकी व्युत्पत्ति करिए। थर्ड किसका किसका है? देखिए ए कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, स्थिति के साथ वेग, ये हो जाएगा स्थिति वेग संबंध, स्थिति वेग संबंध, स्थिति वेग संबंध। ओके ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिल थाम कर बैठिए, दिल लगा कर बैठिए, दिमाग लगा कर बैठिए। दिल तो आप कहीं लगा चुके हो, मुझे मालूम है। ठीक है, दिल आप कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और दिल कहीं और लगा हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर पढ़ाई में दिल घुसा दोगे, लेकिन दिल तो मचलता रहेगा ना, क्योंकि दिल को कहीं और जाना है, और तो किसी और को दे के रखा है आपने, उसके पास सुरक्षित रहेगा तो अच्छी बात है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। पहले वाले को क्या बोलेंगे बच्चा, बताइए? पहले वाले को क्या बोलेंगे? पहले वाले को बोलेंगे वेग समय संबंध। वेग और समय के बीच का रिलेशन है, स्थिति समय संबंध, समय और स्थिति का है, और ये किसके लिए है? स्थिति वेग संबंध, लास्ट थर्ड जो है। और ये एक समान त्वरित गति के लिए है, एक समान त्वरित गति, यानी कि जहां पर ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो जहां जहां पे ए है वहां पे नेगेटिव कर देंगे। ये u माइनस ए टी भी हो सकता है, ये s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी हो सकता है, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as भी हो सकता है। ये किसके लिए है? ये मंदन के लिए है। नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण बताया था लास्ट लेक्चर में आपको। अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण है, अगर समय के साथ वेग कम हो रहा है तो ऋणात्मक त्वरण है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या नाम देते हैं बच्चे? ऋणात्मक त्वरण को नाम देते हैं मंदन का। तो जहां भी मंदन होगा ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, जहां भी त्वरण होगा ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ए पॉजिटिव है तो ये मिल जाएगा, ए नेगेटिव है तो ये मिल जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो मेरे बच्चों में ही है कि कहाँ पे मंदन हो रहा है और कहाँ पे त्वरण हो रहा है, इसको आप आराम से कर सकते हो ना पता। चलिए, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मेन मुद्दा क्या है बच्चा? मेन मुद्दा है व्युत्पत्ति करना समाकलन मेथड से। पहला, गति के पहले समीकरण की व्युत्पत्ति करने वाले हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का करेंगे।
और याद रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि मेन समस्या आपको यही होगी कि आप लटक जाओगे, भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे, यार याद कहां से, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से लेना है, अरे बस स्टार्टिंग का याद आ जाए। तो याद रखिए कि ये जो गड्डी का पहला समीकरण है उसे आप त्वरण की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, और हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, A = dv/dt होता है। A = dv/dt होता है। जिसको नहीं पता है पीछे वाला लेक्चर जाके देखो, जहां पे मैंने बताया है कि त्वरण क्या होता है। अगर आप वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो आपको त्वरण मिलेगा। A = dv/dt। अब मैं इसको इधर गुणा कर दूंगा, ये आपको भी आता है, तो मैं इसको dv लिख देता हूं। dv = क्या हो जाएगा, ADT हो जाएगा। ओके, और अब मान लीजिए कि प्रारंभिक समय है 0 सेकंड, t1 ले लिया हमने प्रारंभिक समय, t2 ले लिया हमने t, ये प्रारंभिक समय है, ये अंतिम समय है। जरा समझिएगा, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, पहली बार मोहब्बत की है, दिक्कत तो होगी ना, पहली बार समाकलन कर रहे होगे तो दिक्कत तो होगी। इधर देखिए, इधर का चर t है, इधर का चर v है, इधर का चर t है, इधर का चर v है, और समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। समय बदलेगा, वेग बदलेगा। समय क्या है, इंडिपेंडेंट है, समय आजाद है, समय वेग पे निर्भर नहीं करता, वेग समय पे निर्भर करता है। तो समय मान लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 0 से, हमने स्टार्टिंग समय तो 0 मान लिया, और उसके बाद t समय 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, जितने भी घंटे बाद, वो हमारा t2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक समय, और ये हो गया हमारा अंतिम समय। अब जो प्रारंभिक समय है, उस प्रारंभिक समय पे जो वेग है कितना है, प्रारंभिक समय का वेग कितना होगा बच्चा, प्रारंभिक समय का वेग u होगा, अंतिम समय का वेग कितना होगा बच्चा, v होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, प्रारंभिक वेग को u लिया है, अंतिम वेग को हमने v लिया है। तो प्रारंभिक समय पे वेग होगा प्रारंभिक वेग, अंतिम समय पे वेग होगा अंतिम वेग होगा। और अब आपको करना क्या है, जो भी ये समीकरण मिला है इसका समाकलन करना है। मान लीजिए समीकरण 1 है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं समीकरण 1 का समाकलन करने वाला हूं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, dv समाकलन a dt, और उचित सीमाओं में करना है। लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन उचित सीमाओं में करने पर, समीकरण 1 का समाकलन उचित सीमाओं में करने पर। अब देखिए सीमा कैसे लगाना है, बाउंड्री कैसे लगाना है, बाउंड्री यानी लिमिट कैसे लगाना है। जिधर जो चर रहेगा उधर उसका लिमिट लगाना है। इधर का चर t है, तो इधर का लिमिट क्या है भाई, समय 0 से कहां तक जाता है, t तक जाता है। जिधर जो वेरिएबल रहेगा उधर उसका लिमिट आप लगाओगे। इधर का चर t है, इधर का चर v है, तो v का कहां से कहां जा रहा है, u से v तक जा रहा है, u से v तक जा रहा है। जिधर जो चर रहेगा, जिधर को जो वेरिएबल रहेगा उसका लिमिट आपको लगाना है। इधर t चर है, इधर v चर है, इधर v का लिमिट लगाया और इधर टाइम का लिमिट लगाया। अब देखिए बच्चा, a तो कांस्टेंट होता है, a तो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बच जाएगा। 1 का समाकलन आपको मालूम है, 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन वो वेरिएबल ही होता है, 1 का समाकलन वो वेरिएबल ही होगा जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, इधर आप v के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो इधर v मिल जाएगा, इधर v मिल जाएगा। 1 का समाकलन वो चर ही होता है जिसके सापेक्ष आप समाकलन करते हैं। v के सापेक्ष कर रहे हो तो यहां v लिखोगे, t के सापेक्ष करोगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, t के सापेक्ष करोगे तो यहां t मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं उस मैथमेटिकल टूल के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां है, इसका लिमिट u से v है, तो क्या करेंगे आप,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे बच्चा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v माइनस यू मिल गया, ये आ गया, ये t माइनस 0 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो गया, ये ए टी हो गया, तो ये मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई मुश्किल है क्या, कोई परेशानी है क्या, क्या परेशानी है, हाँ बहुत बड़ा परेशानी है, हमको तो आता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है, क्या समाकलन अवकलन, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से होगा, पहले जाओ अवकलन पढ़ो, समाकलन पढ़ो, आपको पढ़ाया गया है, आपको आगाह किया गया है कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, फिजिक्स, और वो भी 11 के फिजिक्स में तो आधा मैथ्स है भाई, बिना डेरिवेशन बिना न्यूमेरिकल का तो 11 का फिजिक्स होगा ही नहीं। देखना बायो वाले 20 रास्ते में भटक मत जाना, हालत ख़राब हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको लगता है फिजिक्स ले लिया है, आप क्या मतलब बायो ले लिया है तो मैथ्स का तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 11 के फिजिक्स में आपका सामना मैथ्स से बार बार होता जाएगा, बार बार होता जाएगा। आप प्रिपेयर रहिए, ओके। ज़िंदगी आसान नहीं होगी, आपको टफ बनना पड़ेगा, आपको मुश्किल हालातों से लड़ने का जिगरा पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, ओके। किसी महान पुरुष ने कहा है, लाइफ डजंट गेट ईजियर, यू हैव टू बी स्ट्रोंगर, ठीक है। लाइफ जो है आसान नहीं होने वाली है, आपको टफ और आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो फिजिक्स आसान नहीं होने वाला है बच्चे, हाँ, हालांकि रिलेटिव चीज़ें हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब हमने गति स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बताया जा चुका है आपको कि कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं होती, सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपेक्षिक होती हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं होता, सब रिलेटिव है। फिजिक्स आसान है कि कठिन है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। अगर आपकी तैयारी ज़्यादा है तो आसान है, अगर आपकी तैयारी कम है तो मुश्किल है। इसीलिए आप कोई फिजिक्स को आसान मानता है, कोई फिजिक्स को कठिन मानता है, तैयारी पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई वस्तु गति में है कि विराम में है, ये निर्भर करता है निर्देश तंत्र पर, वैसे ही फिजिक्स कठिन है कि आसान है, ये निर्भर करता है आपकी तैयारी पर। बहुत आसान है समझना यार, बहुत आसान है, जिंदगी की परिभाषा है दोस्त यही, ओके। तो ये हो गया, याद रखिए गति का पहला समीकरण आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गति का पहला समीकरण आप स्टार्ट करेंगे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, त्वरण की जो परिभाषा है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। उसके बाद आप समाकलन करिए, सीमा को लगाइए, मतलब लिमिट लगाइए और आंसर मिल जाएगा आपको। और क्या क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जिधर जो चर होता है उधर उसी का लिमिट लगाना है। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर, चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या बच्चा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। कैसे करेंगे, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करना है वेलोसिटी की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से। वेग क्या होता है बच्चा, वेग होता है डी एक्स बाई डी टी, वेग होता है डी एक्स बाई डी टी। इसको इधर इंटू करिए, ये आपको मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। और आप देखेंगे कि आपके समीकरण में कहीं भी वी नहीं है, वी को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, गति का जो पहला समीकरण है वहां से वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, u प्लस ए टी मिल जाएगी, डी टी हो गया, ये कोई मुश्किल। सो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया यू डी टी प्लस ए टी डी टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी तो बताया ना आपको। इतनी जल्दी भूल जाओगे, अब इतनी जल्दी तो गजनी भी नहीं भूलता, उसको भी शायद 15 मिनट लगता था भूलने में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दीजिए, u प्लस ए टी और t यहाँ भी जाएगा, dt यहाँ भी जाएगा। क्या करना है, देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। इधर का वेरिएबल टाइम है, इधर का वेरिएबल पोजीशन है, पोजीशन यानी कि स्थिति है। तो आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, कर देते हैं समाकलन। मान लो कि प्रारंभिक समय t1 0 है और प्रारंभिक समय t1 0 पे मान लीजिए स्थिति कितनी है, x1 जो है वो 0 है, या फिर आप इसको स्थिति को 0 ना लिख के x0 लिख सकते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बच्चा,
प्रारंभिक स्थिति को दिखा रहा है। अंतिम समय क्या ले लिया आपने, टी ले लिया। अंतिम स्थिति को क्या ले लो आप, एक्स फाइनल लिख सकते हो, जो भी लिखना है x2 ही लिख दो यार, चलो ठीक है, लेकिन 0 लिखा है, ये काम करते हैं ना, बहुत अच्छे लिखते हैं। चलो इसको x0 ना लिख के x इनिशियल लिख दिया, x फाइनल लिख दिया। आपको समझ में आना चाहिए, x1 x2 से भी काम चल जाएगा, इनिशियल फाइनल। टाइम हमने क्या किया है, टाइम को हमने प्रारंभिक समय को 0 से स्टार्ट किया है, अंतिम समय को हमने t ले लिया है, प्रारंभिक स्थिति को xi ले लिया है, xi इनिशियल, और अंतिम स्थिति को हमने x ले लिया है। अब इसका समाकलन करना है भाई। समाकलन करने पर इस वाले समीकरण का उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, इस वाले समीकरण का उचित सीमाओं में समाकलन करने पर कर लीजिए समाकलन। इधर का लिमिट क्या है भाई, इधर का लिमिट कितना है देख लो। इधर का लिमिट है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, प्रारंभिक टू अंतिम। इधर क्या है भाई, इधर फिर यू डी टी प्लस कहां से कहां तक देख लो, ए टी डी टी, कहां से कहां भाई, टाइम है तो 0 से टी, टाइम है तो 0 से टी। जिधर जो वेरिएबल रहेगा उधर आपको उसका लिमिट लगाना है, जिधर जो वेरिएबल रहेगा आपको उधर उसका वेरिएबल, उधर उसका आपको सीमा यानी कि लिमिट लगाना है। चलिए 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। u तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे है, प्रारंभिक जो वेग है वो नहीं बदलने वाला, समय को जितना चाहे बदल लो, प्रारंभिक वेग उतना का उतना ही रहेगा। 1 बच जाएगा तो टाइम t आ जाएगा। अरे भैया u तो बाहर आ गया, और u के बाहर आने के बाद यहाँ 1 बच गया। 1 का समाकलन क्या होगा, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है 0 से t जा रहे हो आप, प्लस ये कांस्टेंट है बाहर आ गया। इसका समाकलन क्या होगा बच्चा, इसका समाकलन क्या होगा, याद है कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 पढ़ाया गया है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x एंड डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। x कोई वेरिएबल है, n उसका घात है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल टाइम है, उसका घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चा, 0 से t तक। टी स्क्वायर अपॉन 2 कैसे हो गया, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 1 है ना, देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे वही होने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे वही होने वाला है। 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं आप, 1/2 टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स एफ माइनस एक्स आई, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, क्या मिलेगा आपको, विस्थापन मिल जाएगा। ये यूटी हो गया और ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। लेकिन अब बच्चे यही ढूंढ रहे थे कि आप गलती करो, अरे ए है वहां पर, लिख लो ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पे आप लटक अटक सकते हैं, कहाँ अटक सकते हैं भाई। पहले तो स्टार्ट कहाँ से करना है, वेग की परिभाषा से स्टार्ट करना है, डी एक्स बाई डी टी से। फिर आपको समझ में नहीं आएगा यार यहाँ पे मैं ए कैसे लेके आऊँ, यू कैसे लेके आऊँ, तो याद रखिए जो वी है उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप वी को हटा लीजिए, वी को हटा लीजिए आप, u प्लस ए टी रख लीजिए और फिर सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा। मिल गया, चलिए आगे बढ़िए। और अब आ जाते हैं अंतिम। अंतिम कौन सा है बताओ, चलो अंतिम कौन सा है, याद करो अंतिम कौन सा, याद है। देखो यार, पलटना नहीं, पेज नहीं पलटना, ईमानदारी दिखाओ, आपको अपने प्रति ईमानदार होना होता है। कॉपी में बिना देखे क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप क्लास 9 में गड्डी के समीकरण पढ़कर आए हैं, क्या अभी आपको याद है, अभी याद है क्या, एट द राइट। बिल्कुल आपको वीडियो पीछे नहीं ले जाना, आपको पलट के नहीं देखना पेज में, आपको याद है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए, याद है क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है क्या, यही हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है गड्डी का तृतीय समीकरण।
इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, ये कौन सा संबंध है भाई, ये है स्थिति और वेग में संबंध, इसमें समय नहीं है, ये स्थिति और वेग का संबंध है। कहां से स्टार्ट करोगे, इसको भी त्वरण की परिभाषा से स्टार्ट करना है, इसको भी त्वरण की परिभाषा से स्टार्ट करना है। A इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। उसके बाद जो कहते हैं आप करेंगे क्या, इसको इधर इंटू कर देंगे, उसके बाद समाकलन कर देंगे तो गड्डी का पहला समीकरण मिल जाएगा। अगर आप स्टार्ट वहीं से कर रहे हो और बार बार उसी प्रोसीजर से जा रहे हो, उसी प्रोसीजर से उसी रास्ते से जाओगे तो वही मंजिल मिलेगी ना। अगर आपको मंजिल को बदलना है, अगर मंजिल कहीं और चाहिए, आपकी मंजिल कुछ और है, तो रास्ते बदलने पड़ेंगे। अगर मंजिल आप देखो अगर आप उसी रास्ते पे बार बार चलते जाएंगे, आप चलो मान लो एक बार कुछ आप किसी रास्ते पहुंच गए और किसी एक रास्ते से किसी एक मंजिल पे पहुंच गए, आप बार बार उसी रास्ते पे चलते जाएंगे तो आपको बार बार वही मंजिल मिलेगी ना। गलत बोल रहे हैं, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी करना है, तरीका बदलना है। तरीका कैसे बदलेंगे, यहाँ मैं कुछ और एक चाल चल रहा हूँ, चाल देखना। मैं यहाँ पे dx और dx का इंटू और डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैंने डी बाई डी एक्स कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, dx से इंटू कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, गोटी कर दिया मैंने, गोटी, यू नो गोटी, गोटी करते हैं ना, वो गोटी कर दिया मैंने। डी बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब बताओ डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, आपको पता है क्या डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चा? डी एक्स बाई डी टी वेग होता है क्या, स्थिति में परिवर्तन की दर है, या स्थिति का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक है, क्या होगा, वेग होगा। तो ए इज इक्वल टू मिल गया v और v इधर मिल गया डी बाई डी एक्स। ओके, इधर इंटू करो, ए डी एक्स आ गया, वी डी वी आ गया, ए डी एक्स आ गया, वी डी वी आ गया, ए डी एक्स वी डी वी, ए डी एक्स वी डी वी, ए डी एक्स वी डी वी। क्या करेंगे, अरे भैया समाकलन करेंगे, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। और समाकलन कैसे करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स के अंतर्गत, उचित सीमाओं के अंतर्गत। सीमा क्या रहेगी, टाइम आपका जीरो है भाई, टाइम आपका कहाँ से, आपने आपका प्रारंभिक समय जीरो ही है, आपने अंतिम समय को टी लिया है, हालांकि यहाँ पे समय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रारंभिक समय की बात करेंगे तो आपकी स्थिति क्या रहेगी, आपकी स्थिति रहेगी इनिशियल, और आपकी अंतिम स्थिति क्या रहेगी, फाइनल। और प्रारंभिक समय पे आपका वेग क्या रहेगा, प्रारंभिक वेग रहेगा, अंतिम समय पे आपका वेग क्या रहेगा, अंतिम वेग रहेगा। तो इस देखो जितनी भी सारी चीजें हैं वो समय के सापेक्ष में ही तो परिभाषित हैं। प्रारंभिक समय, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग, अंतिम समय, अंतिम स्थिति, अंतिम वेग। कर लीजिए समाकलन। समाकलन का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ये a है, ये dx है, ये v है, ये dv है। जिधर जो वेरिएबल होता है, जिधर जो चर होता है, उसका लिमिट लगाना है। ये कहाँ से कहाँ, ये xi से ये xf जाएगा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये u से v जाएगा। इधर वेलोसिटी है, इधर वेग है तो वेग का लिमिट, इधर स्थिति है तो स्थिति का लिमिट लगा दिया। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए नियत है, बाहर आ जाएगा। 1 बच गया, 1 का समाकलन क्या होगा, वही होगा जो होता है, x आ जाएगा, कहाँ से कहाँ, xi टू xf इज इक्वल टू, क्या v कांस्टेंट है, क्या ये v नियत है, ना 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 ना। जैसे ही जैसे समय बीतेगा, क्योंकि एक समान त्वरित गति है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो v के सापेक्ष ये v कैसे बदल सकता है, ओके, नहीं बदलेगा। v जो सॉरी v मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, v बदलता जाएगा, v में परिवर्तन होता जाएगा। तो देखिए अब कैसे समाकलन करेंगे। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा बच्चा, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। बस यहाँ पे x की जगह पे v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, और यहाँ पे भी वही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर। क्या आ गया, ये आ जाएगा a, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, देख लो ना भाई, है नहीं है तो। और यहाँ पे क्या है, 1/2, इधर देखिए अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं समझना कि मैं v को v का लिख दिया, मैंने v को v नहीं लिखा है,
मैंने v की जगह पे पहले ये रखा है, पहले अपर लिमिट को रखना होता है फिर लोअर लिमिट को रखना होता है। यहां पे अगर जो भी वैल्यू होगा 5, 10, 15, 20 XYZ जो भी रहेगा उस लिमिट को यहां रखेंगे माइनस, फिर ये लोअर लिमिट रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये a अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा s, ये हो जाएगा 2 का इंटू आ गया 2as, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। गड्डी का तृतीय समीकरण आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, गड्डी का तृतीय समीकरण ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा। अभी हमने कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है यार, ऐसा लिखा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यह है गड्डी का तृतीय समीकरण। तो गड्डी के तीन समीकरण कौन कौन से बच्चा, v इज इक्वल टू यू प्लस at है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। और इसको समाकलन विधि से, कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करना है इस लेक्चर में हमने समझा है। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं समीकरणों पे आधारित, गड्डी के समीकरणों पे आधारित आंकिक प्रश्नों के साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।